आपने देखा होगा कि हमारा देश सहकार के साथ आगे बढ़ा शुरू से ही, क्योंकि आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, तो शुरू से ही सहकार की परंपरा रही है। हमारा देश काफ़ी समृद्ध रहा है। लोग अलग अलग ये जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके लोग काम करते थे, है ना। क्योंकि आज इसका नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप जरूर पड़ा है, लेकिन पहले से ही ये भावना रही है कि लोग समूह में काम करते थे और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से उसको मार्केट तक पहुंचाते थे। आज आपने देखा होगा, क्योंकि ये देश लोग जातियों के आधार पर काम को बांटा है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले सब लोगों के पास एक स्किल था और सब लोग समृद्ध थे। कोई नाई, कोई धोबी, कोई कुछ, है ना। सब लोग अपने अपने स्किल में काफ़ी एक्सपर्ट थे। आज इसी ताकत को पहचान करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है स्किल को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है, और स्किल को अगर हम उसमें स्किल का ट्रेनिंग देते हैं तो देश ही नहीं पूरे विश्व में जा कर के वो अपना परचम लगा सकते हैं और विदेशी मुद्रा को यहाँ पे भारत में ला सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो हर एक योजना है, आज भी एक कार्यक्रम में मैं बात कर रहा था कि जितनी भी योजनाएं हैं ये महज राजनीति के लिए नहीं है। जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिससे गरीबों को, पिछड़ों को और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सके, है ना। क्योंकि आज युवाओं को ज़रूरत है रोजगार की। तो ऐसे में संदीप कुमार जी ने जो विषय रखा है कि नॉन प्रॉफिट्स के लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि कैसे एनजीओ के लिए कितना बड़ा अवसर है। एनजीओ बोलते हैं तो बहुत बड़ा सेक्टर हो जाता है, केवल ट्रस्ट और केवल मतलब सोसाइटी नहीं होता है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आती है, जिसको माननीय गृह मंत्री जी देख रहे हैं। आज कोऑपरेटिव सोसाइटी को ताकत देने के लिए यह विभाग माननीय गृह मंत्री जी को दिया गया है और उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आप सब लोग प्रोफेशनल्स बैठे हैं, आप सब लोगों को मालूम होगा कि ढेर सारे नए नए नियम बने हैं और कैसे कोऑपरेटिव को ज़्यादा ताकत दिया जाए, ज़्यादा प्रोफेशनल बनाया जाए, है ना। ज़्यादा युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, इसके लिए काफ़ी योजनाएं बनी हैं, काफ़ी नए नए नियम और कानून बना है, जिसको जान करके हम सब उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आज क्या है कि बहुत सारे लोग अगल बगल से, आस पड़ोस से सुनते हैं और ये सोच करके कि चलो एनजीओ बना लेंगे तो उससे बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन उसमें विजन का अभाव होता है। सुनी सुनाई बात से बना तो जरूर लेते, लेकिन उसमें कैसे आगे काम किया जाए ये मालूम नहीं होता है। क्योंकि संजीव कुमार जी ने मुझे बुलाया, दरअसल मैं जब पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और पढ़ाई के बाद मैंने आगे लेक्चरशिप की परीक्षा पास की। उसके बाद मेरे पास अवसर थे कि कॉलेज में जाऊं या फिर मैं कुछ समाज के लिए करूं, तो मैंने समाज में जाना उचित समझा। ऐसे कई संगठन हमारे काम कर रहे हैं जो देश और विदेश के लेवल पर बहुत बड़ा मतलब आयाम जिसका है। तो एक तो आयुष को लेकर के हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी विज्ञान भवन में 1 महीने में 2 बड़े कार्यक्रम हुए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और दूसरा हिंदी को लेकर के जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मार्गदर्शन में चलता है, और उसमें विश्व के कई देशों से लोग आए थे। तो मूल रूप से ये है कि आप किसी संस्था को स्थापित करना एक बात है, और उसको और ज़्यादा विजन के साथ, और ज़्यादा अनुभव के साथ, और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल स्किल के साथ जाना। तो ऐसे संगठन को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो लोगों को, यूथ को ये नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स में कैसे ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं, उनको ज़्यादा एडवाइस देते हैं। क्योंकि सरकार की भी पॉलिसीज हर साल तय होती है, CSR के लिए भी कि इस साल हम हेल्थ पे काम करेंगे, अगले साल एजुकेशन पे काम करेंगे, उसके बाद फिर किसी और सेक्टर पे, किसी और सेक्टर पे, तो तय होता है। तो ऐसे बदलती हुई पॉलिसियों की जानकारी होनी चाहिए और उस योजनाओं पे आपको तैयार होना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे संस्थाओं का मदद लेना और अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप यहाँ पे NGOs को भी आपने आमंत्रित किया है, और उनके लिए चूँकि आज मात्र 2% NGO को मौका मिल रहा है,
क्योंकि बहुत सारा हमारा जो CSR का जो बजट है, जो पैसा है, जो सैंक्शन बजट है, वो लौट जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो एलिजिबल लोग वहाँ पे आ नहीं पाते हैं, उनके पास प्रॉपर प्रपोजल नहीं होता है ना, उनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में एक प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा दायित्व बढ़ जाता है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होता है कि वो सही तरीके से उसको गाइड करते हैं कि क्या प्रपोजल बनाया जाए, कैसे प्रपोजल बनाया जाए, किस दिशा में काम किया जाए, कैसे सस्टेनेबल तरीके से हम उसको और आगे बढ़ा सकें, इसको लेकर के काम करने की ज़रूरत है। और मैं फिर पुनः संदीप कुमार जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। निखिल जी, इच्छा तो ये रहेगी कि विश्व हिंदू परिषद से आप हैं, तो कुछ जो आगे देश में 25 दिन में होने वाला है उस पर कोई 3-4 मिनट का प्रकाश डालें। मैं BK सेगरवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ आप प्रकाश डालें और मैं कुछ स्पष्टीकरण भी देना चाहूँगा। दरअसल अभी जो 22 जनवरी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से जो श्री राम जन्मभूमि का वहाँ पे उद्घाटन होने वाला है और पूरे देश से वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि हम सब लोगों के सपनों का ये साकार होने का दिवस है। क्योंकि आप सब लोग भी जब छोटे होंगे और शुरुआत से ही बचपन से आप सब लोग राम जन्मभूमि के बारे में सुनते होंगे। ऐसा विवाद बीच में काफ़ी विवाद हुआ था और उन विवादों को भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, और आप लोगों के लिए भी एक स्वप्न होगा कि इस भारत में, इस हिंदू राष्ट्र में कैसे एक मतलब श्री राम मंदिर का जन्म ये निर्माण हो। तो आज उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह साकार हुआ है और पूरे देशवासियों में ये बहुत उत्साह का विषय है, बहुत गर्व का विषय है। क्योंकि मैं नियमित रूप से कॉलम लिखता रहता हूँ हर दिन, आज भी, कल भी दैनिक भास्कर में आया था, तो एक ओपिनियन मेकर के तौर पे मैं लिखता हूँ। तो उसमें मैंने लिखा था कि इस राष्ट्र की आत्मा में हिंदुत्व का वास है और हिंदुत्व बढ़ेगा तो ये राष्ट्र बढ़ेगा। और इसको मैंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध भी किया था कि कैसे हिंदुत्व के बढ़ने से ये राष्ट्र बढ़ेगा। आपने देखा कि जैसे पिछले बार जब प्रयाग का कुंभ लगा था वहाँ पे प्रयाग में, तो कितनी बढ़िया व्यवस्था हुई थी। मैं भी गया था गंगा स्नान करने के लिए और मैं देखा कितना साफ पानी था। तो जिस तरीके से पहले जब इसी राष्ट्र में जब आप अपने तीर्थ स्थलों पे जाते थे, अपने धर्म स्थान पे जाते थे, तो आपको जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी वो मिलती नहीं थी। उल्टा और क्या होता था कि सरचार्ज लगा दिया जाता था, है ना। जब आप देवघर जाते थे, स्टेशन पे आप उतरे तो वहाँ पर आपको सरचार्ज का टिकट लेना पड़ता था। लेकिन इसी देश में आप, मैं चूँकि यहाँ धार्मिक बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन जब चर्चा चली है तो मैं बता देता हूँ। और ये वैज्ञानिक बात भी है कि हिंदुत्व बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा, हिंदुत्व मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। और केवल ये भारत के लिए नहीं है, ये वैश्विक जगत के लिए भी है, क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें आज भारत की ओर है। क्योंकि भारत का एक जो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम जब ताकत में आते हैं, तो किसी अन्य देश को खतरा का एहसास नहीं होता है। जब चाइना आगे बढ़ता है तो पड़ोसी देश को खतरा का एहसास होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ही है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे वसुधा के पे रहने वाले लोगों को एक परिवार मानते हैं। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप जरूर आएँ अयोध्या और अपने सपनों को साकार करें। बहुत आनंद का दिन है, बहुत गर्व का दिन है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विपिन जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार से हम सबको ये सब सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सो नेक्स्ट स्पीकर इज समवन हु हैज रियली carried this whole event on his shoulders. I would really like to request Sandeep Kumar sir to please come on the stage and enlighten us on this topic. A huge round of applause for Sandeep sir. Thank you, Arvind.
सबसे पहले मैं अतुल सर को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ब्रोशर सर्कुलेट किए गए थे, सिंगल पर्सन हैं जो टाइम से यहाँ अवेलेबल हैं, समय से पूर्व थे। और कुछ लोग ऐसे थे जैसे ब्रिज सवरवाल सर थे जो 3-4 दिन से दिल्ली से बाहर थे, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मुंबई से फ्लाइट लेके आए। इनके साथ ज्योति प्रकाश गाड़िया सर जो कि रिसर्जेंट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्लस द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट नॉमिनी हैं। वो कई दिनों से मुंबई थे, बस इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए वो आ रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट 10-15-20 मिनट लेट हैं, तो वो भी उम्मीद है कि आ जाएंगे। 6:40 पे पहुंचेंगे मैसेज। 6:40 तक पहुंच जाएंगे वो। फॉर्मर प्रेसिडेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया संजय गुप्ता सर भी कुछ टाइम में आने वाले हैं। आज सीएस इंस्टीट्यूट में इलेक्शन है नेक्स्ट प्रेसिडेंट चेंज होने का, तो वहाँ रीजनल काउंसिल मेंबर और सेंट्रल काउंसिल मेंबर दोनों ही अपने इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं, जिसके कारण वो टाइम यहाँ नहीं दे पाए। मैंने ये सोचा था, आज कभी ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। कुछ पॉइंट को एक्चुअली विपिन सर को मैं विपिन सर नहीं विपिन भैया बोलता हूँ, क्योंकि एक हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट मेंबर हैं काफी पॉपुलर, सीएमए अभय कुमार, उनके बड़े भाई हैं। तो इन्होंने हिंदी के ऊपर, जब से मैं दिल्ली आया 15-20 साल से कंटिन्यू लगातार देखता रहा हूँ, और ऐसा भी सिचुएशन आया है कि इंडिया से बाहर हिंदी को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भैया को नॉमिनेट किया है कि आप जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करो। तो फर्स्ट टाइम मैंने इनको इसी हॉल में देखा था, आज से कम 15 साल पहले। और जब भी ये प्रोग्राम करते हैं तो किसी न किसी मिनिस्टर को इनके प्रोग्राम में जरूर देखने को मिलते हैं। यदि लास्ट प्रोग्राम बोलूं, दिनकर जयंती पे मुश्किल से 1.5 महीने पहले विज्ञान भवन में इन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम किया था, और वहां गवर्नमेंट साइड से होम मिनिस्टर स्टेट होम मिनिस्टर को इन्होंने वहां बुलाया था। तो इस लेवल पे इन्होंने काम करके अपने आप को एस्टेबल कर चुके हैं। हम लोग इनसे देख के कुछ सीखने का ट्राई करते हैं कि हम भी कुछ उस तरह का कर पाए। आज हमारा ये कार्यक्रम करने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि केवल हम जब पीएसयू में जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं और एनजीओ का लिस्ट देखते हैं, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, तो एक ही 2 नेम, गिने चुने नेम मल्टीपल कंपनी में देखने को मिलता है। आप एनजीओ दर्पण के वेबसाइट पे जाएंगे और दिल्ली में सिर्फ एनजीओ, रजिस्टर्ड एनजीओ के मतलब देखेंगे कितने हैं, तो मोर देन 14,000 है। लेकिन उस 14,000 में केवल 200 एनजीओ भी ऐसा नहीं होगा जो कॉर्पोरेट से या गवर्नमेंट सेक्टर से फंड लेके सोसाइटी में काम कर रहे हैं। तो हम ये एक ट्राई किए कि आप लोग में लगभग 30 एनजीओ से रिप्रेजेंटेटिव यहां आए हुए हैं जिन्होंने एनजीओ को अभी स्टार्ट किया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने पहले एनजीओ स्टार्ट किया है। तो उनको एक गाइडेंस मिल जाए कॉर्पोरेट सेक्टर से, प्लस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो लीड कर चुके हैं, लीड कर रहे हैं, उनसे एक गाइडेंस मिल जाए कि हमारे एनजीओ को किस तरह से अभी से लेकर चलना है,
किस एरिया में हमें काम करना चाहिए ताकि हमें कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज कर सके। तो आज के प्रोग्राम का मेन मकसद हमारा यही था। साथ में हमने ये ट्राई किया था कि कुछ लोग डाइस पे और कुछ लोग ऑन द डाइस एंड ऑफ द डाइस, ऑलमोस्ट 10 to 15 PSU से लोगों को बुलाएंगे और अपने व्यू को रखने के लिए बोलेंगे और आपको गाइड करने के लिए बोलेंगे। 4-5 बैड न्यूज आने के बाद एक बैड न्यूज और आया जो कि 1 घंटे पहले था कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट मेंबर जो कि CMD हैं पावर ग्रिड में, उनका रिटायरमेंट का वेलफेयर मनाया जा रहा है। तो वहां से CGM, सीनियर GM 3 लोग आने वाले थे, वो पावर ग्रिड से नहीं आएंगे। लेकिन गुड न्यूज ये भी मिला कि गेल इंडिया से आ रहे हैं, NTPC से आ रहे हैं, EIL से भी आ सकते हैं, कुछ और भी PSU से लोग जो सीनियर पोस्ट पे हैं उनके आने की उम्मीद है। मकसद यही था कि आपको थोड़ा बहुत एक गाइडेंस मिल जाए कि हमें काम को क्या करना है, किस दिशा में करना है और कैसे इन लोगों के साथ हमारा लिंक बनाना है। जब तक आप सबके मन में होता है, जब हम NGO बनाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि कोई आके हमें फंड दे दे ताकि हम सोशल काम कर सकें। NGO रजिस्टर्ड करने से पहले ये पॉइंट मन में आता है और जब हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू यही रहता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल जाए। मार्केट में इतना फंडिंग नहीं, मतलब मिलना मुश्किल बहुत है। तो यदि आप कनेक्ट करेंगे, प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करेंगे, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो आपको गाइड करेंगे, क्या क्या कंप्लायंस होना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे और वो आपको ये भी तरीका बताएंगे कि किस एरिया में काम करना चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपने एरिया को कवर कर ले। हम लोग सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट के एरिया में पैसे दे रखा है। मैं 5 दिन पहले एक प्रोग्राम में गुवाहाटी गया था, किसी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था। वहां पे एक पर्सन ने लगभग 20 PSU से ऑलरेडी काम कर चुका है, काम कर रहा है। एज ए स्पीकर आए थे वो कार्बन पे, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उनके एरिया को PSU में CSR एक्टिविटी के अंदर अभी तक नहीं रखा गया है। मतलब वो 20 कॉर्पोरेट से ऑलरेडी फंड लेके काम कर रहे हैं, लेकिन CSR एक्टिविटी में अभी भी उनका नाम नहीं है, जिनके कारण वो CSR एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके भी कुछ कनेक्शन इस तरह से डेवलप हो जाएं ताकि प्रोफेशनल के हेल्प से या फिर कॉर्पोरेट्स के हेल्प से आप उस चीजों को काम करना स्टार्ट करें। ये प्रोग्राम हमने लास्ट मंथ स्टार्ट किया नवंबर में, एक GST टॉपिक को लेकर। दूसरा प्रोग्राम हमने NGO के ऊपर आज कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ का प्रोग्राम हम लोग MSME को फोकस करते हुए करना चाह रहे हैं। फरवरी मंथ में इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स जॉब फेयर लगाना चाहती है कि हर 2-3 महीने में जॉब फेयर लगे, जिसके कारण हम 7-8 कंपनी, 3 PSU सेक्टर और 3-4 प्राइवेट सेक्टर, एसेंचर, जेनपैक, EXL, एओन, इन लोगों को जो HR डिपार्टमेंट है उनको साथ लाना चाहते हैं ताकि वो हमारे बीच में आए हुए बंदे को नौकरी और ट्रेनिंग पे रख सके।
तो प्लेसमेंट सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनका काम हम फरवरी का करना चाहते हैं। सेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट हम सेबी एक्सचेंज को दे देते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता है कि जब आप स्टार्टअप करते हो कोई फंड देने वाला नहीं होता है। आपने देखा होगा यहाँ हमने 2 नेम लिखा है, MCX एंड रिसर्जेंट इंडिया। ये थोड़ा बहुत हमें कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो हमारे साथ MCX के साथ एक एग्रीमेंट हो गया है कि हम जितने प्रोग्राम करेंगे उनके लिए वो स्पॉन्सर हमें दे देंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि और भी एक्सचेंजेस के साथ हमारा रिलेशन डेवलप हो जाए, ताकि प्रोग्राम का कॉस्ट 0 हो जाए, और जिसका डायरेक्टली बेनिफिट आपको होगा कि 100% कॉस्ट फ्री होगा, कि आप हर प्रोग्राम को फ्री में अटेंड कर सकते हैं। और आपने आज देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम को जज करने के लिए BSE मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के से पर्सन आए हुए थे, और उन्होंने बोला है कि कल प्रपोजल कर दो, हो सकता है कि अब नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नाम और ऐड हो जाए। तो हम लोग डे बाय डे ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जिस सेक्टर में फंड है, जहां इजीली से फंड कवर हो सकता है, उनको टच करें। और जो आज का जनरेशन है, जो युवा है, मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं कारण जब मैं फंड ला सकता हूं तो आप भी ला सकते हो। हमारी भी एनजीओ बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 2.5 ईयर्स हुए हैं, और हम लोग अभी कम से कम 10 स्टेट में काम कर रहे हैं। यहाँ कोई मथुरा से होंगे, नियर बाय मथुरा, आपने नाम सुना होगा, GLA यूनिवर्सिटी, मोर देन 27,000 है। वहां बीकॉम पढ़ने के लिए 6 लाख रुपए बच्चों से चार्ज किए जाते हैं। उनके साथ हमारा MOU हो सकता है 15 से 20 जनवरी के आसपास में होने जा रहा है। हम लोग 2024 में मोर देन 50 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से MOU करने जा रहे हैं, जिसका स्टार्ट रांची से हुआ, और रांची में 2 यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ ऑलरेडी MOU कर लिया है। हम यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को इसलिए टारगेट कर रहे हैं, वहां पे डायरेक्टली हम 3-4 ऑप्शन देते हैं कि जो काम आप नहीं करवा पा रहे हो वो हम करवा के देंगे। हम मंथली आपको सेशन अरेंज करेंगे प्रोफेशनल्स का। हम आपके यहाँ वर्कशॉप कराएंगे, आप सिलेबस में GST पढ़ेंगे, हम GST के बारे में आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। थर्ड में हम रेगुलर आके आपके कॉलेज में जॉब फेयर लगवाएंगे, और फोर्थ हम आपके यहाँ के बच्चों को इंडस्ट्री विजिट करवाएंगे। ये 4 ऑप्शन हमारे से लेकर 10 मिनट के अंदर में कोई भी कॉलेज जो मैनेजमेंट है हमारे साथ MOU करने के लिए तैयार है। जब वो हमारे साथ तैयार हो सकते हैं तो वो आपके साथ भी तैयार हो सकते हैं। और आप NGO वाले हो, कुछ ऐसे पॉइंट को सॉर्ट आउट करो जिससे आपके NGO में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। मैं ड्रीम देखता हूं, आप लोग अभी हंसोगे, लेकिन मैं ड्रीम देखता हूं कि डेली पर डे मैं कम से कम 10 प्रोग्राम अक्रॉस द इंडिया ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं। इस बार का मैं आज तक साउथ इंडिया नहीं गया, लेकिन इस बार का वुमेन्स डे इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स चेन्नई में मनाना चाहती है। अब हमें ये नहीं पता कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। जब तक आप ड्रीम नहीं देखोगे तब तक पूरा नहीं कर सकते। तो जिस तरह से हम लगे हुए हैं एक न्यू NGO बनकर, तो आप लोगों को भी यही गाइड करूंगा। बहुत सारे ऑप्शन हमने ओपनली बता दिए कि हम लोग ये करते हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन हमारे बीच में हैं। अतुल सर को मैं पिछले नहीं कुछ तो 10 साल से फॉलो करता हूं। मैं एक ही बार आज तक मिला, और इनके कामों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। और हमें कभी कभी ये भी लगता है कि वो इजीली ये काम कर सकते हैं, तो हम बहुत एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है उसका 2% हम काम कर सकें। पास्ट प्रेसिडेंट हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड NIRC चेयरमैन है।
2005-6 और 5-7 द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया। तो यहाँ आप ये मत देखना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हो सकता है बहुत के पास तीनों डिग्री होता है, सारे प्रोफेशनल इक्वल हैं, कोई मतलब सीए, सीएमए, सीएस बराबर हैं, सब आपको गाइड करेंगे। तो आपको कोई भी पर्सन मिल जाता है, आप उससे थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे और अपना आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको कोई नॉलेज नहीं देता है तो आप बस एक काम करेंगे, उनके सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए कि वो किस स्टेप पे काम कर रहे हैं, उससे आपको बहुत सारा क्रक्स निकल के आ जाएगा। आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप उनके जैसा बन जाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, Sandeep sir. All of us really hope that all of the dreams that you have, all of the visions that you have when it comes to INCOC really come true. Once again, a huge round of applause for Sandeep sir. Now our next guest of honor needs absolutely no introduction. He is the former president of the Institute of Chartered Accountants of India, Atul Gupta sir. And sir has impacted my life not just as a CA student, but sir has been a guiding light even since when I was a school kid. Sir knows more about it. And the reforms sir has had in the institute as a president has really made a huge mark in the functioning on how the institute really runs now. So with all of that expertise, give a huge round of applause for Shri Atul Gupta sir. थैंक यू ब्रदर। आदरणीय सबरवाल साहब, गुप्ता जी, विपिन जी एंड हमारे संगम जी जो हमारे सीए इंस्टीट्यूट के उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। फ्यूचर चेयरमैन कर लो ना। सर मैं कभी बोल नहीं सकता, वो बात है, आपको पता है। बोला साहब जो अपने इस संस्था के मार्गदर्शक हैं, मैडम जिन्होंने मेरे को पुश किया इस प्रोग्राम में आने के लिए कि आपने इस प्रोग्राम में आना है, तो मैं उनके निमंत्रण को इंस्पाइट ऑफ कि मैंने घर पे किसी को डिनर के लिए बोला हुआ था, तो मैंने कहा कि चलिए मैं इस प्रोग्राम में आके एक बार ज़रूर जो है वो पार्टिसिपेट करूँगा। और सभी जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा, पर सभी आदरणीय मित्रों, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो नवोदया चैम्बर को धन्यवाद कि आपने एक बहुत सुंदर सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया संदीप जी की गाइडेंस में। और उन्होंने जैसे जैसे अभी बताया कि मिशन विज़न क्लियर है, और मुझे आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में अपने कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं। मेरा एनजीओ, क्योंकि टॉपिक एनजीओ का है, और मेरा एनजीओ के मामले में अगर बात करें तो मेरे दो संबंध हैं, और मैं जो भी बातें करने जा रहा हूं आप लोगों से, मैं उस प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं जब आरसी गुप्ता जी को सेशन के बीच में, जब पिछला सेशन खत्म हुआ, तो मैं आरसी गुप्ता जी को भी मैंने एक बात कही कि मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा बोला, तो आरसी गुप्ता जी बोले हम्बल वे में कि ठीक है। तो मैंने कहा जी इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उससे हम सीखते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता है कि हम लोग जो है वो एक वक्ता के रूप में कोई टॉपिक पर चर्चा करें, हम अपना एक्सपीरियंस भी अगर साझा करते हैं तो हम सब सीखते हैं और एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। तो मैंने एक टॉपिक रखा था जब मैं सीए इंस्टीट्यूट में प्रेसिडेंट था, और हमने जितने भी स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस करी, उसका हम लोगों ने जो पंच लाइन रखी थी वो थी एस्पायर टू इंस्पायर। मतलब आप जो है वो किसी को इंस्पिरेशन बन सकें, आप इंस्पिरेशन दें, आप किसी को इंस्पायर कर पाए, तो यही जीवन का जो है वो हमारा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंस्पिरेशन कब बनते हैं, जब आप खुद एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, जब आप किसी को इंस्पिरेशन देने लायक बन जाते हैं। तो अगर आप वैसा बन गए तो ऑटोमेटिकली आपका तो हो ही गया काम, और जो है वो दूसरे के लिए भी हो गया कि मुझे ऐसा ही बनना है। तो रोल मॉडल ढूंढता है हर एक कोई।
तो मेरी जो भी बातें हैं वो दो एक्सपीरियंस से आएंगी, जो भी मैं अगले कुछ 10-15 मिनट में जो भी समय मुझे एलोकेटेड है मैं बोलूँगा। तो एक मैं जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, पूरा नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे एनजीओ वाले भाई साहब तो ये समझेंगे नहीं कि ICAI क्या है ये सब। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है हमारा, जो CAs होते हैं, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। और दूसरा मैंने अभी पिछले कुछ 2 वर्ष पहले एक छोटी सी NGO जो है वो संस्था शुरू करी, जो सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, और जो सस्टेनेबिलिटी पे काम करती है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर काम करती है। सही बातों में सीधा बात करें तो इन्वायरमेंट पे काम करती है वो। तो इसलिए जो मेरा अनुभव है दोनों बातों का जोड़ के मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें एज ए NGO, अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें। सबसे पहली बड़ी बात जो मैं संदीप जी की बात से मैं जो एक पॉइंट मैंने लिया, और जो विपिन जी की बात से मैंने एक पॉइंट लिया कि अभी जैसे एग्जाम्पल की बात है कि संदीप जी बुरा मन मानिएगा, मतलब एक बात का एक प्रीएम्बल के तरीके से कि आजकल स्किल डेवलपमेंट में काफी पैसा सरकार दे रही है, तो क्यों नहीं हम एक ऐसे NGO बनाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने NGO बनाई ये सोच के कि उस तरफ से जो है वो हमारे को सरकार से कुछ पैसा मिल जाएगा। तो इसका मतलब मेरा तो कोई मिशन था ही नहीं। मेरा मिशन तो क्या था, मेरा मिशन तो ये था कि मैं जो है जहां पर पैसा मिल जाएगा, जहां पर सपोर्ट मिल जाएगी, मैं वो काम कर लूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो दिल से तो काम कर ही नहीं रहे। तो विपिन जी ने क्या बोला, मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं टीचर बन सकता था या मैं जो है वो सेवा कर सकता था। मैंने सेवा को चुना। मतलब क्या हुआ कि इनका एक मिशन था, एक विजन था कि मुझे एक जो है वो मिशन विजन पे काम करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम कोई NGO बनाते हैं, तो जैसे हम लोगों ने एक NGO बनाई, या ICAI में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे जो एंकर हैं, MOC हैं, उन्होंने जो बात कही कि मैंने बहुत सारा रिफॉर्म करने की कोशिश करी। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि हमारे यहाँ पे मैं दो तीन एग्जांपल आपको बताता हूं जो आपको समझने के लिए आपको हेल्प करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे लाखों बच्चे हैं। अब लाखों बच्चों के पास जो है वो उनको स्टडी मटेरियल लेना होता था। तो वो क्या करते थे कि स्टडी मटेरियल लेने के लिए हमारा विश्वास नगर में एक ऑफिस है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया के बच्चे विश्वास नगर आते थे, लाइनों में लगते थे, 2 दिन ट्रेवल करके आ रहे हैं, जम्मू से भी आ रहे हैं, कहीं कहीं से आ रहे हैं। और उसके बाद मटेरियल अगर पूरा अवेलेबल नहीं है तो उनको बोला जाएगा कि आप जो है वो अगली बार आना, और आधा मटेरियल मिला आधा नहीं मिला। तो हम लोगों ने क्या कि जब मैं उधर बना, अध्यक्ष बना, तो हम लोगों ने एक स्कीम शुरू करी, और हमने उस स्कीम के तहत जो है वो बच्चों को ये बोला कि आप अपने घर पे रहिए, ऑनलाइन ऑर्डर करिए। हमने एक ऑर्डर का सिस्टम बनाया कंप्यूटर पे, और जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं हम इमीडिएटली आपको सामान जो है वो, आपकी किताबें जो है वो आपके घर पे डिस्पैच कर देंगे। तो उससे क्या हुआ, उससे बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट तो हुए, लेकिन बात क्या हुई कि आपने, अगर ICAI की बात करें, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वो एक सबसे बड़ा NGO, अगर मैं बोलूं देश का एक उदाहरण है, उसका भी मैं बात करता हूं कि जो केवल और केवल 65,000 रुपए के अंदर आज के युग में, जैसे उन्होंने बोला संदीप जी ने कि 6 लाख रुपया MBA कुछ करने का, कोर्स करने का, ग्रेजुएशन करने का पैसा लेते हैं, और फिर भी जॉब क्या मिलती है 15,000 20,000 की। लेकिन ICAI में 65,000 रुपए में 4 साल का कोर्स कराया जाता है, वो भी बच्चे को आर्टिकलशिप का पैसा दे दिया, मिल जाता है, स्टाइपेंड मिल जाता है उसको, और उसके बाद उसकी नौकरी कितने की लगती है, 10, 12, 15 लाख रुपए की लगती है। तो मतलब क्या हुआ कि वो समाज में सक्षम बनाने का काम कर रहा है। कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा क्या कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो है वो और उदाहरण छोड़ देता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। तो 1 मिनट के लिए मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहली स्ट्रेटेजी है वो ये है कि मैं करना क्या चाहता हूं, मैंने NGO बनाया क्यों है। क्या मैंने NGO इसलिए बनाया कि उस तरफ फंड ज्यादा अवेलेबल है, या मेरा पैशन है। तो विपिन जी ने बोला कि मेरा जो पैशन था, जिसकी वजह से मैंने जो है वो ये सोचा कि भाई मुझे तो जो है वो ये सब बातें नहीं देखनी है कि कमर्शियल क्या है क्या नहीं है, फायदा होगा नुकसान होगा, पैसा है नहीं है, पढ़ाऊंगा ये हो जाएगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, नहीं। मैंने एक मिशन बनाया। तो जब तक मेरा NGO मिशन के साथ शुरू नहीं होगा ना, अगर मान लीजिए मेरा टारगेट ही नहीं है, मेरा मिशन ही नहीं है, मेरा कोई पैशन ही नहीं है। आप लोगों ने मूवी देखी है, किक मूवी देखी है सलमान खान की, सब लोगों ने देखी होगी, ऐसे देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो कहता है मुझे किक मिल रही है कहां से।
तो जब तक मुझे जो है वो किक नहीं मिलती जिस चीज में, उसके बाद तो क्या है कि वो सारा का सारा काम मैं कैसे कर रहा हूं, मैं बेनिफिट के हिसाब से कर रहा हूं। मुझे जहां पैसा मिल जाएगा मैं वो काम कर लूंगा। वेलकम संजय जी, प्लीज ऊपर आ जाएं डाइस पे। तो 1 मिनट के लिए मुझे पैसा उधर से मिल जाएगा तो मैं ये वाला प्रोजेक्ट कर लेता हूं। तो क्या हुआ कि हम प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर जो है वो मुझे फंड की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, रादर देन जो है वो मेरा पैशन है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पैशन के लिए काम करते हैं, बैठो ना सर, क्या दिक्कत है, एक जना तो खड़ा होता ही रहेगा सर। नहीं, वो अभी चेयर तो जो है जब तक हम उस पैशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि हम एनजीओ नहीं चला रहे, हम लोग एक फॉर प्रॉफिट एंटिटी चला रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इसमें हमारे को कुछ बचत हो जाएगी, हमें इसमें कुछ बचत हो जाएगी। तो वो बचत के पर्पज से अगर हम काम कर रहे हैं तो फिर 1 मिनट के लिए वो एनजीओ थोड़ी हुआ। एनजीओ का मतलब क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है साहब। और नॉट फॉर प्रॉफिट में जब तक कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है तब तक मेरे हिसाब से वो उसको एनजीओ कहना, नॉट फॉर प्रॉफिट कहना, वो अपने आप में ही 1 मिनट के लिए मिथ है जिसके साथ हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं काम। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की है कि एनजीओ का एक्चुअल रोल क्या है। अगर आप समझे ध्यान से तो हम लोगों ने बात करी, और जैसे कि विपिन जी ने भी बात कही, या सबरवाल साहब उस चीज के चैंपियन हैं। अभी सबरवाल साहब थोड़ी देर में पहले बोले होंगे, बाद में बोलेंगे तो बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी 2032 में यहां पहुंच जाएगी, 2047 में यहां पहुंच जाएगी और 2100 में यहां पहुंच जाएगी। ऐसे ही होने वाला है सर, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली सब उससे देखते हैं ना, मतलब इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश जब तरक्की करता है तो एक पैर पे नहीं तरक्की कर सकता। गाड़ी एक पैर पे चलती है, 2 पैर पे चलती है जी, 2 पहिए पे चलती है, बैलगाड़ी 2 पहिए पे चलती है, कार 4 पहियों पे चलती है। तो एक पक्ष जो है वो ग्रोथ का है और दूसरा पक्ष जो है वो समाज की 1 मिनट के लिए स्थापना करने का है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर बात को ध्यान से समझें तो आज हमारे को देश में एक तरफ तो तरक्की करनी है, दूसरी तरफ से देश में बोल दिया कि 2070 तक हमारे को नेट जीरो बनना है। तो एक तरफ से आपको तरक्की करनी है, आपको नई नई इंडस्ट्री लगानी है, दूसरी तरफ से बोलना धुआं नहीं उठना चाहिए। ठीक है साहब, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए जो है वो एनजीओ का जो रोल होता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का जो रोल है, नॉट फॉर प्रॉफिट का जो रोल है, सेक्शन 8 कंपनी का जो रोल है, वो होता है दूसरा पहिया, कि भाई साहब आप तरक्की करने लेना लेकिन बैलेंसिंग का काम मैं करूंगा। आप समझ रहे हैं? सती प्रथा थी, सती प्रथा हम लोगों ने कैसे रोकी? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा एज ए एनजीओ की तरह से, वो व्यक्ति अपने आप में इंस्टीट्यूशन है कि नहीं साहब हमें ये नहीं करना है। आज अगर मान लीजिए एग्जांपल की बात है कि हम लोग आरडब्ल्यू की बात करते हैं, तो आरडब्ल्यू क्या करता है? कहता है भाई साहब यहां से रोड नहीं कटने दूंगा। कोऑपरेटिव क्या करता है? कहता है कि जी मैं तेंदुपत्ते इकट्ठे करके जो है वो मैं आम आदमी को 1 मिनट के लिए उस तरक्की का भागीदार बनाऊंगा। तो अपने आप में जो एनजीओ का जो रोल है वो 1 मिनट के लिए उस दूसरे पहिए का रोल होता है कि वो जो है वो कह रहा है जी आप तरक्की करो। बिजनेसमैन का काम है मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा, वो कहता है 10,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़। वो कहता है नहीं, मैं जो है वो 1 मिनट के लिए मैं ये इंश्योर करूंगा कि पूरा समाज, जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, तो बिजनेसमैन को इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह की बात नहीं करता, वो सिर्फ कागजों में हो जाती है। लेकिन 1 मिनट के लिए जो एक्चुअल जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जो है वो अपने आप में इंश्योर करता है कि जो हमारा दूसरा सेक्टर होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर है। तो हम लोगों को 1 मिनट के लिए यह समझना चाहिए, अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं आप लोगों के अच्छे के लिए, वो है चेंज मैनेजमेंट। कि 1 मिनट के लिए कि जो चेंज मैनेजमेंट का जो रूल है, 1 मिनट के लिए एक वर्ड होता है वैल्यू वर्सेस वैल्यूज। ठीक है साहब, तो वो क्या देख रहा है? वो वैल्यू देख रहा है, मेरी वैल्यूएशन कितनी बढ़ गई, और उस समाज के अंदर वैल्यूज कितनी बढ़ गई, ये देखने का काम किसका है? वो देखने का काम आपका है कि जो हम लोग जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं। तो इसलिए जब तक मैं इस बात को नहीं समझूंगा कि मेरा रोल भी बहुत अहम रोल है और वो मेरा मिशन है, वो मेरा विजन है, मैं उस पैशन के लिए काम कर रहा हूं। तो जैसे विपिन जी ने कहा मेरा पैशन है कि मैं बोलूंगा कि हिंदी को बढ़ाओ, एग्जाम्पल है, तो इन्होंने बोला कि मैं हिंदी को बढ़ाओ, तो मैं हिंदी को बढ़ा के मैं अपने आप में उस दूसरे पहिए का काम कर रहा हूं कि आप खाली यही ना बात करोगे 1 मिनट के लिए कि भाई आप इंग्लिश की बात करोगे तो मेरा जो बच्चा हिंदी भाषी है, जो मुफसिल टाउन से जो बिलोंग करता है, जो छोटे प्रदेश से बिलोंग करता है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी तो तरक्की नहीं होगी।
तो इसलिए इन्होंने बोला कि भाई मैं हिंदी को प्रमोट करूंगा ताकि वो व्यक्ति भी मेन धारा में अपने आप को स्थान प्राप्त कर सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये इनका 1 मिनट के लिए, मैंने आपसे पहली बार मैं मिला, लेकिन मैं इनकी बात को, मिशन को समझा कि भाई ये मिशन क्या होगा, क्या मिशन रहा होगा इसके पीछे। तो शायद ये एक मिशन, एक पार्ट, मतलब इनके तो 50 पार्ट रहे होंगे, 50 मिशन होंगे, उनमें से शायद एक मिशन ये होगा कि भाई हम इसको प्रमोट करें ताकि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में मेन धारा का अपने आप में सदस्य बन सके। तो इसलिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह बात समझना पड़ेगा कि आप जो है वो आप एक बहुत बड़े चेंज मैनेजमेंट के अपने आप में पिलर है। आप इसलिए इसको यह मत समझिए कि मुझे भाई आज गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मेरे को स्किल डेवलपमेंट में पैसा मिल रहा है तो मैंने वो एनजीओ खोल दी, कल दूसरी बार पता चला एनवायरमेंट में बहुत पैसा मिल रहा है तो वो एनजीओ खोल दी। तो वो तो फिर 1 मिनट के लिए हमारा मिशन कुछ नहीं है, वो तो हम कह रहे हैं कि ये एक दूसरा नाम है, वहां पर वो प्राइवेट लिमिटेड है और यहां पर 1 मिनट के लिए वो उसका नाम एनजीओ रख दिया। और दैट्स व्हाई एनजीओ को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एनजीओ को, मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोगों ने एक छोटा सा ऐप बनाया और उस ऐप पे हमने कहा कि सब लोग ओथ लेंगे सस्टेनेबिलिटी की, क्या कि मैं 1 मिनट के लिए शावर का कम से कम यूज करूंगा, मैं लाइट बंद कर दूंगा, ऐसे करके हम लोगों ने एक ओथ बनाई और उस ओथ के लिए हमने एक ऐप बनाया। तो जो मेरी प्राइवेट लिमिटेड का ऐप था वो एप्पल ने 1 मिनट में अप्रूव कर दिया, लेकिन जब मैंने एनजीओ का ऐप उनको बोला तो बोले भाई साहब हमारे को चेक करना पड़ेगा आपके क्रेडेंशियल्स का। मतलब लेवल आप समझ रहे हैं मेरी बात का कि 1 मिनट के लिए सबकी निगाह में क्या होता है, अरे भैया एनजीओ है तो कुछ ऐसा सा ही होगा। आज प्राइवेट लिमिटेड से ज्यादा हिंदुस्तान में एनजीओ हैं। अगर 15 लाख कंपनियां हैं तो 35 लाख एनजीओ हैं। आप लोगों को शायद पता या नहीं पता इस बात का, ठीक है साहब? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसलिए हम लोगों को अपने आप को भीड़ से अलग करना पड़ेगा कि भैया वो एनजीओ होती होंगी, पर मैं एक वो एनजीओ चलाता हूं जिसका एक मिशन है, जो अपने आप में चेंज मैनेजमेंट का काम करती है, जो लोगों को सीख देती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। चाहे वो आपका कोई भी एरिया हो, आपका कोई भी डायरेक्शन हो, आपका कोई भी अपना एक मिशन विजन हो। जो अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संदीप जी ने बात करी कि 14,000 एनजीओ हमारी रजिस्टर्ड है, उनमें से सिर्फ 200 एनजीओ को जो है वो जाना जाता है, उनको ही पैसा मिलता है। उसका रीजन है, फिर दोबारा यही बात है कि वो जो एनजीओ जो है वो अपने आप में जो स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रही है, जिसका विजन मिशन स्टेटमेंट है, वो अपने आप में कंप्लायंस भी पूरा करेगी। तो अगर मान लीजिए हमारे को एटीजी का सर्टिफिकेट लेना है, 12A सर्टिफिकेट लेना है, हम लोगों ने एफसीआरए का लाइसेंस लेना है, या हमने अपने आप को एमसीए के साथ रजिस्टर्ड कराना है सीएसआर फंड के लिए, जब मैं वो सारी की सारी बातें मैनेजमेंट ही नहीं करता, मेरी किताबें ही नहीं है, मेरे को यही नहीं पता मेरे पास कितना पैसा आया, कितना आया, क्या हुआ, मेरे कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं है, ना ऑडिट होता है, ना मेरी कोई बैलेंस शीट बनती है, ना मेरा कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, और ना मैंने कभी 1 मिनट के लिए अपने आप को रिकॉग्नाइज कराया। मैं ओपन हूं ऑडिट कराने के लिए, आप मेरा ऑडिट करिए। जब तक मैं अपने आप को ऐसा नहीं बनाऊंगा तब तक 1 मिनट के लिए आपको एक जेन्युइन एनजीओ का खिताब कैसे मिलेगा? और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक कोई आदमी पैसा कैसे देगा आपको? भाई हर एक व्यक्ति सोचेगा ना कि आज मान लीजिए पीएसयू है, संदीप जी ने सही कहा कि हमने पीएसयू को बुलाया, पर पीएसयू सबसे पहले क्या बोलेगा, मुझे 3 साल की बैलेंस शीट दीजिए, ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, आप एटीजी में रजिस्टर्ड है, 12A में रजिस्टर्ड है, सीएसआर में रजिस्टर्ड है, तो मेरे से पैसा ले लीजिए। आप मुझे बताइए आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? कह जो आप कहोगे वही प्रोजेक्ट कर लेंगे। फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। फिर तो यह हुआ भाई साहब कि 1 मिनट के लिए आप पैसे के लिए कह रहे हो, भाई साहब आप जो बोलोगे वो कर लूंगा, भाई 80 खर्च करूंगा, 20 बचा लूंगा, इधर उधर सैलरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे हम लोगों ने एक एनजीओ शुरू करी, सबरवाल साहब, जस्ट टू शेयर विद यू, मैंने पहली ओथ क्या ली, इस एनजीओ के अंदर 1 रुपए भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा नहीं डलेगा। मतलब कोई सैलरी नहीं दी जाएगी किसी को, डायरेक्टर्स को या किसी भी ओनर को, किसी भी मालिक को। 1 मिनट के लिए इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं डाला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर जो पैसा आएगा वो हम लोग अपने मिशन स्टेटमेंट के लिए पैसा खर्च करेंगे। लेट अस से सस्टेनेबिलिटी पे हम लोगों ने कहा हम हजारों स्कूलों के अंदर बच्चों को जाके जो है वो ट्रेनिंग देंगे कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज एनवायरमेंट, कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो जो भी पैसा आएगा वो 1 to 1 सिर्फ 2 ही हेड होंगे बैलेंस शीट P&L में, एक पैसा आने का और दूसरा पैसा जो है वो 1 मिनट के लिए स्कूलों में ट्रेनिंग देने का। कोई सैलरी नहीं दी जाएगी किसी को। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो अल्टीमेटली जब मैं जाके किसी के पास कहूंगा कि आपका पैसा एज इट इज 1 मिनट के लिए वहां जा रहा है, देन ओनली दे विल से यस इट्स गुड। तो अल्टीमेटली हम लोगों को जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें यह समझना पड़ेगा कि एक एनजीओ को अगर पैसा लेना है तो ना केवल उसकी मिशन स्टेटमेंट बल्कि उसकी मिशन स्टेटमेंट से रिलेटेड उसकी बैलेंस शीट्स,
उसके अकाउंट्स कितने अपने आप में तैयार हैं, कितने हम लोगों के तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली हम लोग 1 मिनट के लिए फंड की बात कर रहे हैं, हमारा कंप्लायंस लेवल क्या है। और तीसरी और लास्ट बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, मैं संजय जी की वेट कर रहा था कि संजय जी ने कहा था कि सेशन चला ही रखना है, तो इसलिए मैंने कहा मैं चला ही रखूंगा, आदत है बोलने की। तो जो तीसरी और इंपॉर्टेंट और लास्ट बात कहूंगा, और वो है आपको कि आज की तारीख में आपके इस काम को सराहना देने के लिए कि एनजीओ जो है वो अपने आप में चेंज मैनेजमेंट के पिलर हैं, कैटलिस्ट हैं चेंज मैनेजमेंट के। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये बात मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूं, चेंज मैनेजमेंट के कैटलिस्ट हो आप लोग, क्योंकि आप वैल्यूज प्रोपोजिशन पे काम करते हो, वैल्यू की बात नहीं करते हो। आपको सपोर्ट देने के लिए, और उनको क्या सपोर्ट देने के लिए जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। इवन आपको मैं बता दूं कि अब आपको पैसा लेने के लिए इवन आपको कंपनियों में नहीं जाना है। गवर्नमेंट ने एक नया स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें अगर आप अपने आप को लिस्ट करा लेते हो, रिकॉग्नाइज करा लेते हो, रजिस्टर्ड करा लेते हो, तो इवन मान लीजिए आज हम गेल की बात करें, जैसे आरसी गुप्ता जी यहां पर बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या होगा कि 1 मिनट के लिए गेल क्या करेगी, गेल देखेगी भाई मेरे को किसको पैसा देना है, भाई मैं उसको पैसा देता हूं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, क्योंकि क्या होगा कम से कम ट्रांसपेरेंसी है, उनकी बैलेंस शीट अवेलेबल है, उनके सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है, कौन मालिक अवेलेबल है, कौन डायरेक्टर से अवेलेबल है, सब कुछ तो ट्रांसपेरेंट है। तो कल को मेरे ऊपर कोई बात नहीं उठेगी भाई साहब किसको दे दिया पैसा। हर एक आदमी ये सोचता है ना, देने वाला भी, कि कल को मेरे ऊपर ही बात उठ जाएगी भाई साहब किसको दे दिया, जान पहचान से दे दिया क्या, तो आदमी क्या सोचेगा, कहेगा नहीं भाई साहब मैं तो उसको व्यक्ति को पैसा दूंगा जिसकी एक्टिविटी सारी ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह का एक एक्सचेंज बनाया गया है जहां पर अगर आपने आपको रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आप 0 कूपन 0 रिस्क बॉन्ड इशू कर सकते हैं। मतलब आपको जो पैसा मिलेगा उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है और वो पैसा वापस भी नहीं देना है। मतलब क्या हुआ, एक तरह से वही हो गया कि डोनेशन मिल गई, लेकिन डोनेशन का रूप मिलने का क्या हो गया, आपने अपने आप को एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कर दिया, सामने वाला एक्सचेंज के हिसाब से आपको पैसा अपने आप दे देगा, आपको जाके नहीं रिक्वेस्ट करनी सर पैसा दे दीजिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक अपने आप में स्ट्रक्चर्ड तरीका बन गया जिससे कि ट्रांसपेरेंसी एंश्योर हो जाएगी। इवन मैं आपको एक स्टेप और बता रहा हूं, उस एक्सचेंज की जो ड्यूटी है वो क्या, इवन आप छोड़िए नॉट फॉर प्रॉफिट, इवन आप फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मान लीजिए आप सपोज कीजिए आप एक प्राइवेट लिमिटेड है और वो प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 16 जो सेक्टर दिए गए हैं, जैसे एजुकेशन है, आपको लगता है कि मैं एजुकेशन पे काम करना चाहता हूं, मैं एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए, तो आप अपने आप को उस एक्सचेंज में लिस्टेड करा सकते हो और आपकी इक्विटी लिस्टेड हो जाएगी। मतलब आपका शेयर ट्रेडिंग होगी। जैसे मान लीजिए आप लोग अभी सुन रहे थे ना, सबरवाल साहब ने बताया कि स्टॉक में लगाओ पैसा, ठीक है साहब, तो अगर कोई ऐसे वाले व्यक्ति होंगे, ऐसी कंपनियां होंगी जिनको लगेगा कि हमें इस सेक्टर को प्रमोट करना है, तो वो आपकी इक्विटी में पैसा लगा देंगे, जिससे कि 1 मिनट के लिए आपको अधिक पैसा मिल जाएगा और आप उस प्रोजेक्ट को अपने पूरा कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके ना केवल हमारी मिशन स्टेटमेंट, हमारी चेंज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर हम लोग अपनी प्रॉपर कंप्लायंस पूरी करें, बैलेंस शीट प्रॉपर बनाएं, अपने आप को प्रॉपर रजिस्टर्ड करें और फिर इवन अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा लें, so there will be the good opportunity which is available for the NGOs to complete their mission statement। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं लास्ट में, complete their mission statement। ये नहीं कि जहां से पैसा मिलेगा वो काम करेंगे, आपका मिशन क्या था, आपका विजन क्या था, उसको पूरा करने के लिए सपोर्ट जो है वो पूरा इकोसिस्टम के अंदर अवेलेबल होती है। विद दीज वर्ड्स, बहुत सारी बातें मेरे को मैडम ने कहा था कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना, अपनी जर्नी भी शेयर करना, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि लंबा होता चला जाएगा और मुझे पता है कि समय की सीमा है और भी हमारे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, इसलिए वो सब बातें अभी नहीं करते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई मतलब कहीं पर आपको ऐसा लगे कि हम लोग बैठे समझे एक दूसरे को, बात करें कैसे हम आपको एक दूसरे को सपोर्ट करें, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द कॉज ऑफ दिस चैम्बर एज वेल एज फॉर ऑल दी माई एनजीओ ब्रदर एंड सिस्टर्स हु आर हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। Wow. Who all really felt the wisdom, knowledge, exceptional oratory skills? Yes, once again, a round of applause for Atul sir. Moving on to another guest of honor for the day, the former president of the Institute of Cost and Management Accountants of India, Shri Sanjay Gupta ji, and look at the incredible experience. I was reading
Sir has been the nominated Finance Committee member by the Honorable Minister for Science and Technology and Earth Sciences. Sir is a member of CII National Financial Reporting Committee. Sir is also the chairperson of Corporate Insolvency and Restructuring Committee of the Federation of Indian Industry. So with such huge experience, I would like to request sir to please come up on the stage and shower some experience to us. Shri Sanjay Gupta ji. Good evening, everyone. First of all, I apologize for coming little late. कई बार उसका benefit भी होता है कि if there are very intelligent speakers before you, so by that time you reach, so you're already well knowledgeable, so you hardly have to contribute. और अतुल जी के पास तो बोलने के बाद benefit ही ये मिला है हमेशा. And rather we both of us started our journey together in 2004. We got elected in NIRC of CMA Institute. तो जो चेंज मैनेजमेंट था या कुछ करने का था, तभी से कहीं ना कहीं मन में था कि समथिंग शुड बी न्यू, शुड बी डन. और अभी काफ़ी यंग बच्चे हैं हम लोग भी, मतलब वी आर नॉट दैट ओल्ड जितना अभी लग रहे हैं. दैट टाइम वी वर ऑल्सो प्रीटी यंग विथ फुल ऑफ लाइफ एंड पैशन. उसी टाइम फिर हम आरसी गुप्ता जी के पास जाया करते थे गिल में. ही ऑल्सो यूज्ड टू हेल्प अस अ लॉट. और आई थिंक अगर आप ज्योति प्रकाश गाडिया जी के बारे में करें, आज रिसर्जन इनकी कंपनी है. अगर आज फाइनेंशियल मार्केट में देखें तो इट इज़ अ वेरी रिनाउंड नेम. तो संदीप जी अगर ऐसे लोगों को यहाँ लेके आए हैं तो आई थिंक इट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. सबरवल साहब, विपिन कुमार जी, और हमारे इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं मनीष खंडपाल जी, जीवन जी, और मैं देख रहा था संतोष जी शायद अभी थे, और माधुरी मैडम जो हैं. आई थिंक फर्स्ट टाइम वी गॉट अ लेडी CMA. तो बहुत हमारी इच्छा थी कि हर जगह वुमेन डायरेक्टर्स आ गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में हर जगह लेडीज़ का रोल है काफ़ी. और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी अभी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, बट काफ़ी सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स वुमेन्स हैं. I think very shortly you also get a woman president in CA Institute. हाँ. कंपनी सेक्रेटरी में भी हो चुके हैं, और हमारे यहाँ भी आई थिंक माधुरी मैडम ऑलरेडी आप यहाँ NIRC में आ गई हैं. एज ए मैटर ऑफ टाइम, एंड आई थिंक एवरीबॉडी विश हर कि शी टर्न टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट. अभी जैसे हमने इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए हम बात कर रहे हैं, आज इतने लोग शाम को आए हैं. दिल्ली में बहुत ठंड भी है, एंड आई कुड सी लॉट ऑफ यंग फेसेस एंड सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स हियर. सो व्हाट इज द एंटायर पर्पस ऑफ संदीप जी का, क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा आप सबको इकट्ठा करने का? बेशक हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और वट एवर द नॉमेनक्लेचर वी गिव, द फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया इज दैट द पैशन एंड द विजन ऑफ दिस जेंटलमैन आई कुड सी. कभी वो बिहार में जाके कुछ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कभी GSC के लिए कर रहे होते हैं. अतुल जी को वो स्पेशली गुड़गांव से लेके आए हैं. अतुल जी नॉर्मली ये US में मिलते हैं आजकल, क्योंकि ही इज इनटू वेरी चेयरमैन है XBRL के, और बहुत उसमें हैं, IFAC के हैं. तो दिस काइंड ऑफ अगर आपको लोग आके गाइड कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सीरियस संदीप जी इज. सो द आइडिया वॉज है कि अगर आज आप, मुझे कभी भी ये जो नॉन फॉर प्रॉफिट का कंसेप्ट समझ में नहीं आया. जब भी मैं किसी CSR फंड्स के लिए गया या बात हुई, तो मुझे बीइंग अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई ऑलवेज से दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू बिगिन विद. बेसिकली नॉन फॉर प्रॉफिट में इफ यू टॉक अबाउट टाटाज एंड बिरलास, अगर आप देखें चैरिटी शुरू से होती थी. आज बिरलास से या टाटा से हम देखें, दे ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. पर नॉन फॉर प्रॉफिट का भी एक कंसेप्ट ये था कि इनिशियली किसी भी सोसाइटी कहिए, कोई कम्युनिटी कहिए, या किसी भी कंसेप्ट को लाने के लिए यू नीड अ फंड्स, और वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए. बट फाइनली इट शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल. अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इनिशियल 1, 2, 3 साल फंडिंग किया, बट इट शुड नॉट बी लाइक अ चैरिटी. 2-3 साल के बाद यू शुड मेक इन सच अ वे कि उसके अपने फंड्स कंट्रीब्यूट होने लगे, कम्युनिटी डेवलप होने लगे,
जो भी वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ सस्टेनेबल की तरफ चला जाए। वो जैसे अभी अतुल जी ने भी बताया आपको कि देयर मोर देन 35 lakhs NGOs, और इफ यू सी इन एवरी नुक एंड कॉर्नर यू विल फाइंड NGOs, but with the moment you go, we talk about the Bill Gates also charity, there's a Prince Charles accounting for sustainability, there are many charities, where people contribute, and there are a lot of people worldwide, they want to contribute for a good cause. But the question comes, where to contribute? Who is a genuine, who is not a genuine person? Who is actual person who is contributing to the co? Daily आपको भी बहुत सारे calls आते होंगे, हम कोई child care में है, कोई हम child welfare में है, there are so many things which is coming up. So finally government of India ने concept एक लिया, after a lot of things, काफ़ी countries में भी social stock exchange के concepts आए, but Brazil में आया, कई और countries में आए, but somewhat it was not that successful. But India के अंदर with SEBI, अभी अतुल जी ने भी बताया कि with the now we can get ourselves listed in the social stock exchanges. तो इसका benefit क्या होगा finally? एक जो NGOs अब जितने भी एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाना पड़ेगा, पहले वो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम्स में नहीं थी। अगर आप देखें ना तो बैलेंस शीट्स मिलती थी, ना आपको ऑडिटेड होता था, ना आपको क्लैरिटी रहती थी। और अभी मुझे नहीं पता संदीप जी यहाँ कुछ शायद अब एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एक सोशल ऑडिटर्स का भी कंसेप्ट आ गया है, जैसे कॉस्ट ऑडिटर्स है, फाइनेंशियल ऑडिटर्स है, ऐसे नाउ देयर कैन बी अ सोशल ऑडिटर्स। तो बहुत सारे यंग लोग उसको भी ऐसे प्रोफेशन ले सकते हैं। आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद यू गेट सर्टिफाइड एज ए सोशल ऑडिटर्स। उसमें भी हमारे इंस्टीट्यूट्स ने, तीनों इंस्टीट्यूट्स ने काफ़ी उस पर काम किया है, और अब उनकी वेबसाइट पे देखेंगे तीनों ने कंपनीज भी फॉर्म कर दिए हैं सेक्शन 8 जिसके अंदर इस पे काम किया जा रहा है। सो बेसिकली द कंसेप्ट क्या है, एनजीओज की हम बात करते हैं, वेदर इज अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज का धीरे धीरे क्या होगा फाइनली, आज जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, और कुछ सालों के बाद द पर्सन हु वाज डूइंग वेरी गुड जॉब दे विल स्टार्ट गेटिंग द फंड्स। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट द मनी, और फिर जितने भी कम्युनिटीज़ के अगर आप लोग देखेंगे जाके, इसको देखिएगा NSE की और SEBI की वेबसाइट पे जाके, यू गेट लॉट ऑफ वैल्यूएशन मॉडल्स, इनके भी एक वैल्यूएशंस आने लगेंगे। उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं वेंचर में जो वांट टू इन्वेस्ट है, हु वांट टू कंट्रीब्यूट है। सो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओनली द थिंग इज अगर आप, मैंने कई बार, जैसे गुप्ता जी हैं हमारे गेल से, तो मैंने हर बार PSU से पूछा, अगर मैं आपकी बैलेंस शीट्स में देखूँ, हर PSU अपने CSR फंड्स में अगर आप पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो सबने आई थिंक मिलियंस ऑफ रुपीज दे हैव कंट्रीब्यूटेड, बट आज उसकी वैल्यूएशन क्या है? तो प्रैक्टिकली हमें हर बार यही लगता है कि कुछ एक गुड कॉज के लिए लोग जाते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आ जाती हैं, कुछ एक कम्युनिटी में कुछ फंड्स हो जाते हैं, बट फाइनली अगर आज हर आप PSU की कंट्रीब्यूशन देख लीजिए इंडिया में, जितने भी नवरत्नाज, मिनी रत्नाज हु हैज टू कंट्रीब्यूट, और आज उनका प्रैक्टिकली क्या वैल्यूएशन, आई थिंक वी हैव नो डाटा कि जितने ये मिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड हो गए, वी आर एक्चुअली देयर टुडे। सो दैट्स वन ऑफ द वेरी ग्रे एरियाज। मिनिस्ट्रीज ने कई बार इस पे इन्वेस्टिगेशंस भी किया, प्राइवेट कंपनीज को भी कंट्रीब्यूट करना होता है। तो द वे नाउ द थिंग्स आर मूविंग एंड द वे द ट्रांसपेरेंसी इज कमिंग इन द सिस्टम, और जिससे अब से फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज के अंदर चीजें हो रही हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एरिया टू वर्क अपॉन। और मेनली चीज आपको इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, वैल्यू क्रिएशन। आजकल अगर हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा ESG, हर एक कोई ESG की बात कर रहा है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। अच्छा सौरभ जी तो मैंने मिस कर दिया तो अगर ये सब एरियाज में हम लोग काम करें, तो आई थिंक मैं संदीप जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, माधुरी जी से, कि थोड़ा ESG के ऊपर भी बच्चों को पढ़ाइए, बिकॉज आज अगर आप ग्लोबली देखें तो दैट इज द एरिया वेयर एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। और स्पेशली दिल्ली में जब आओ तो आप 450 का EQI मिलता है आपको, तो दिल्ली में तो हम लोगों को बहुत जरूरत है। सो ये कुछ एरियाज में अगर हम लोग मिलकर काम करते हैं, और स्पेशली यंग बच्चे आजकल पहले की तरह तो रहा नहीं, और इनटू स्टार्टअप्स, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू पीपल। तो अगर इस एरियाज में भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, नॉन प्रॉफिट्स में, आप ESG में अगर कुछ काम करेंगे, तो आई थिंक यू कैन रियली कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट, और वी कैन टेक इट एज ए करियर ऑल्सो। मैं एक दिन अतुल जी की साइड देख रहा था, इन्होंने NGO में काफ़ी काम कर रहे हैं ये लोग, स्कूल्स का जैसे उन्होंने बताया। ऐसे बहुत सारे यंग लोग हैं जो प्रोफेशनली वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो इन कुछ एरियाज को आप लीजिए एंड यू मेक इट एज ए पैशन,
और पर मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, हर एक प्रोजेक्ट में से कुछ वैल्यूएशन कराइए, उसका कुछ वैल्यू क्रिएशन करिए कि वेयर इट इज कमिंग। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है CSR फंड्स में, उसका वैल्यू कैसे करें। आज मैंने आपका 10 करोड़ स्पेंड किया, बट व्हाट इज योर नेचुरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, हम एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनाते हैं, तो उसका जो वैल्यूएशन है, वो जब मनीष खंडपाल जी का मैंने एक दिन लेक्चर देखा था, तब ये सब बच्चों को बता रहे थे कि हाउ द वैल्यू इज गेटिंग क्रिएटेड। तो जब हम बात करते थे कि आपका जो पहले एक टाइम होता था कि जो कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड देती थी, दे यूज्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द कंपनी, तो यू ओनली टेक केयर ऑफ योर शेयर होल्डर्स। पर आज विच इज द बेस्ट कंपनी हु टेक केयर ऑफ योर एंटायर स्टेक होल्डर्स। तो जब तक यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर नेचर, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। until as you're not taking care of your employees, you can't do anything. और अब कार्बन क्रेडिट एमिशंस का हम सुन रहे होंगे, CO2, कार्बन न्यूट्रलिटी, ये सारे जो हैं पहले एक बज़वर्ड होते थे when we started, but now this has become a reality. So जो ट्रेडिशनल वर्किंग था, now I think this new concept, it has to be embedded in your DNA of all the young people. So until as you're not contributing towards the nature, until as you're not contributing to the sustainability, even your own sustainability is at question. So these are the some concept we has to go for. तो जो भी आप NGOs चलाएं संदीप जी, इन एरियाज पे कुछ और करिए। संदीप जी ने GST पे बहुत लेक्चर्स दिए हैं, अब नेक्स्ट आप सीरीज ESG पे शुरू करिए, तो आई थिंक काफी इन बच्चों का भला होगा। और ग्लोबली ऑल्सो आई थिंक इसको आप यू डू, आई थिंक रेदर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू go to the SEBI website today, look at the social stock exchange, and you can help lot of people. अगर आज आप देखें जितने भी NGOs अच्छी हैं, they want to get listed, तो it is a very serious profession also and good consultancy. और किसी ना किसी प्रोजेक्ट से, किसी ना किसी एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आजकल हर एक को बनाना पड़ेगा। We people have also laid a lot of money, but finally आज लगता है कि society has given us so much, let's give something back. तो कहीं ना कहीं हम लोग मिलके एक ऐसा कुछ करें कि हमें जो मिला है कहीं ना कहीं वी शुड गिव इट बैक। तो लेट्स ऑल बिकम सस्टेनेबल एंड हेल्प ईच अदर टू बी नो फॉर अ ग्रोथ जर्नी। और जो नवोदय इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो कॉमर्स के साथ साथ आपको और भी बड़े साइंस और बाकी एरियाज पे भी काम करना पड़ेगा। तो जो एक विजन को और बड़ा करिए कि कॉमर्स तो आपको जानते ही हैं सब लोग कॉमर्स से, बट आई थिंक आपने इतना काम कर लिया है कि बाकी एरियाज में भी मैं चाहता हूँ आपका नाम हो। And with this, I'm really thankful for being inviting me here. Thank you. See, a small amount of applause would not be enough. Our next guest of honor is what I would like to call is a specialized doctor in finance. As I read about Sir is the managing director at Resurgent India Limited. Sir is a CA, CFA, a PGDBA in finance from IBS Hyderabad. And the punchline is that Sir has more than 25 years of experience specializing in finance. And with that, I would like to call upon stage our esteemed guest of honor, Shri Jyoti Prakash Garia ji. संजय सर, अतुल भैया के बात आने में बहुत ही दिक्कत है, तो वी ऑल कैन फील एंड वी कैन शेयर दिस सेंटिमेंट टुगेदर। थैंक यू एवरीबडी ऑल ऑन द डायस, सर सबरवाल सर, बिपिन सर, सर संदीप जी, एवरीबडी ऑल हियर। I run a company called Resurgent India Limited and we are one of the financial advisory firm where we help companies in raising money. तो बहुत ही पैसे की बात हो रही है, सब ने वैल्यूज़ की बात करी है और हम सिर्फ पैसे को ही वैल्यू समझते हैं। तो इस NGO को कैसे यूज़ करते हैं लोग इन टर्म्स ऑफ कि फंड रेजिंग के लिए और किस तरीके से फंड रेजिंग की बातचीत होती है, मैं आपको खाली 8-10 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि इन माई इंटायर जर्नी आई वॉज जस्ट थिंकिंग व्हेन दिस संदीप जी टोल्ड कि NGO के बारे में बात करनी है, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि सर हाउ नेगेटिवली वी वेर थिंकिंग और व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस विच वाज गोइंग ऑन इन द माइंड। तो whatever the speaker has told that it is the two sides of the same coin that we are talking. One is the profit or not for profit. It is just a matter of denomination for not for profit. It is what we are saying कि sir whatever that earning that we are doing, it has to be equally distributed. The gap between have and have not
should not be so much. Everybody will be taken care of. So कोई आदमी घर के अंदर 5 भाई हैं या 2 भाई हैं सर, वो कुछ कमा रहा होगा, कुछ कहीं पे उस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा सर, बट बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर. How they are complementing to each other, I will just give you some of the examples to understand that sir. पहले तो किस तरीके की कंपनी ने किस तरीके के फंडिंग करके कितना काम किया, मैं आपको एक एग्जांपल 8-10 एग्जांपल्स देंगे सर. We were working with one of the biggest mining group in the country based out of Odisha, and they were taking one of the iron ore mines जब उन्होंने ली सर, तो they were, and I think so before that it was 2 big iron companies in the country which has taken that mining, and that area didn't even allow them to come and work there. मतलब एक कंपनी तो वहां पे जमीन ही नहीं ले पाई, एक कंपनी को वहां पे कुछ काम करके कुछ कर नहीं पाई. इस कंपनी का आज के दिन में मार्केट कैप 17,500 करोड़ रुपए का है. And the only difference between the other companies and this company in this market cap is only that they have managed and they have worked with the NGO very well in that area. One of the India's largest EV plying company based in Delhi, the biggest equity contributor was the British Petroleum, जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस, जो वहाँ पे फॉसिल फ्यूल पे काम करती थी. So when we were trying to raise private equity for the first time for that EV company, so हम लोगों ने भी never even imagined, we were trying to reach out to all the big private equity players in the country. हम लोग सब बड़े बड़े लोगों को reach out कर रहे थे. Sir, it was by chance that we just went into कि सर ब्रिटिश पेट्रोलियम भी कभी ईवी कंपनी के अंदर में पैसे लगा सकता है सर, तो मतलब it was one of the kind, and it is one of the biggest equity investor as on date into that company still now also. Again, third part sir, अभी we were working with one of the India's biggest ethnic wear brand based out of Calcutta. So when I reached there, जब हमने उसकी जब प्राइवेट इक्विटी के लिए, पहले हम प्राइवेट इक्विटी के लिए गए, फिर then we went that company to IPO. When I will give you both the examples, माने how this company's contribution to this social network or this NGO is helping them in growth. I'm not saying कि companies are contributing to NGO, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वो लोग कुछ अलग से कुछ काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि वो आप कितने उनके लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि सर हाउ मच द एनजीओज आर हेल्पिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एवरीबडी इज थिंकिंग द रिवर्स वे अराउंड. आई एम सेइंग कि सर हाउ मच हेल्प यू आर डूइंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. प्लीज वी आर ग्रेटफुल टू ऑल द एनजीओज दैट बिकॉज ऑफ दिस एनजीओज दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज सर्वाइविंग. वी विल मेक दिस सुपर प्राउड. आप लोग प्राउड फील करेंगे अपने आप में काम का करने के लिए. मैं आपको सारे एग्जाम्पल ऐसे दे देता हूं. ईच एंड एवरी कंपनी इज डिपेंडिंग अपॉन यू for the profitability, for the market cap, for the recognition, and for all the branding purpose that they are doing. I can name you all the examples. 8-10 तो जो हमने काम किया हम वो बता रहे हैं, और उसके बाद 8-10 एक जो पब्लिक मार्केट में अवेलेबल है वो उस एग्जाम्पल पे बात करेंगे. Then we were dealing with one of the men's ethnic wear brand. The promoter of that company was very passionate about the heart transplant, माने heart के operations के लिए, and he used to do approximately around 50 to 100 operations in that year. सर वी वेर इन टर्म्स ऑफ, जब हम लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो मल्टीपल्स पे प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वी वेर स्टक इन दैट मल्टीपल. सर हम लोग मांग रहे थे, मान लो यदि हम 20 का मल्टीपल मांग रहे थे, प्राइवेट इक्विटी हमको 12 का मल्टीपल दे रहा था. दिस वाज द मल्टीपल डिफरेंस. आई डोंट नो. then that private equity fund house called me, Jyoti, I am in Calcutta, why don't I meet the promoter? मैंने कहा सर गैप बहुत बड़ा है. प्रमोटर बोल रहा है कि सर गैप इज टू ह्यूज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग द प्रमोटर एज ऑन डेट. बोला लेट्स मीट द प्रमोटर. सर वो डील रात को 20 के मल्टीपल पे डील हुई सर, विथ हाफ एन आवर मीटिंग. हाफ एन आवर नहीं, 3 घंटे मीटिंग से चली सर. विद इन उसने प्रमोटर ने बोर्ड में कुछ हर्ट के ऊपर में कुछ लिख रखा था उस ऑपरेशंस के बारे में. दी 3 hours द इंटायर डिस्कशन, बिकॉज दैट फंड मैनेजर, जो फंड का जो चीफ था, ही वॉज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट दैट टॉपिक. The entire 2 hours 45 minutes went on that how this operations is carrying out in India, how much operations is doing in that into his own country in America. वो अमेरिका में किस तरीके से इस तरह के operations को वो कैसे करते हैं, इंडिया में कैसे काम करते हैं. सर मेंस एथनिक वेयर के बारे में, कंपनी के बारे में, नंबर्स के बारे में तो सर उन्होंने उठते उठते बोला सर ज्योति बात कर लेगा सर आपसे. सर इन दिस 3 hour मीटिंग माय मल्टीपल फ्रॉम 12 to 20 was only happened because of the social contribution which that promoter was doing.
In this mining company, when we entered into that mining company, so we were asking for that कि बैंक को बोले कि सर आप माइन के लिए जमीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसके बाद हम माइनिंग करेंगे, उसके बाद में कोयला निकलेगा, तब आपको पैसे मिलेंगे. इट इज अपने आप में बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है किसी भी बैंकर को कन्विंस करने के लिए. So what was the difference? The banker told कि sir earlier 2 other promoters has failed and this is failed. How you can be able? You will not able to entry into it, sir. So whatever the milestone that we were facing, हमने बैंकर को बोला कि सर आप सिर्फ हमारे साथ में साइट विजिट कर लीजिए. We only told banker कि सर आप सिर्फ हमारे साथ में साइट विजिट कर लीजिए. ED of a bank, DMD of another nationalized bank, and one other bank personnel of that local. We only arrange for the site visit, sir. The entire resident of that area received and welcomed those bankers. Entire resident of that area welcomed the bankers and they told ki banker ki sir we will support this company. No project report appraisal was done thereafter, sir. उसके बाद हमारा काम ही खत्म हो गया. तो हमें बोल रहे हैं कि सर कंपनी को फंडिंग ओनली बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स दैट द बैंकर गॉट फ्रॉम दैट एरिया. दिस वाज द फर्स्ट लाइन दैट वी गॉट इट डन, सर. तो प्लीज एनजीओ ये सपोर्ट करके दे रहा है सर हमें, सर. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देन व्हेन वी वेंट इनटू एट एनी, जब भी हम कभी प्राइवेट इक्विटी या फिर हम जब भी फंड रेजिंग के लिए कहीं भी जाते हैं, so the entire connect with that person, sir. numbers तो है ही, numbers तो हम भेज के ही जाते हैं. we only go and tell about those numbers, we only go and tell about कि सर ये financial है, ये PPT है, Excel numbers है, सर. it is मैट्रिक्स कितना से वैरी होगा, 8 से 12 के मल्टीपल के बीच में कोई भी इंडस्ट्री का वैरी होगा. इट कांट बी लेस देन वट एवर द नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग. इट विल बी बिटवीन 80 to 120 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. द वैल्यूएशन नंबर्स विल गेट इनटू इट. डील होनी या नहीं होनी, अभी तक हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से डील होनी या नहीं होनी, सर, it is always the third factor that constitute. It is not only the financial numbers, it is not only the corporate governance मेरे पास है या नहीं है, how much caring about him, because the investor also thinks कि sir in case if I am thinking so much about the society at large, it means he will also take care of my investment also. उसके मन में ये एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है. ही गेट्स दैट कॉन्फिडेंस कि सर इन केस ठीक है, ये प्रमोटर जब बाकी के दुनिया हमारे सबके बारे में इतना सोच रहा है तो फिर तो हमारे बारे में तो सोचेगा ही ना, हमसे कमा के ही तो अगला इन्वेस्ट करेगा ना वहां पे जाने के लिए. सो इन केस इफ आई एम शोइंग टू द इन्वेस्टर द अदर एरिया कि सर आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट वर्ल्ड, तो योर इंटरेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ. ये एक इनडायरेक्ट मैसेज मैं उसको देता हूं. So what we are trying to say कि again people were talking about social stock exchanges and everything, sir. The only thing that need to come out was this कि sir जो आपने बताया कि social auditor की responsibility किस लिए ज्यादा बढ़ गई है in that social stock exchange responsibility is this कि because they have to certify the impact assessment. That is how the value of that investment will be done. So how much that impact assessment, अभी तक हम लोग तो फाइनेंस वाले आदमी है तो हमें तो बहुत ही वी ओनली कंसंट्रेटेड कि सर हमारी डील हो रही है नहीं हो रही है, हमको वैल्यूएशन क्या इम्पैक्ट आ रहा है. If any other company which is valued at 100 rupees for the same multiple, in case if that company is doing a CSR activity and has a huge impact, the valuation multiple is approximately 50 to 80% more than any other competitors at any point of time, sir. So that's the impact that an NGO brings to a company. What I've seen, there are many NGOs that I interact with, there are many NGOs that come and speak to us, sir. But any NGO which has been very, very successful, they have, sir, integrated either into in any of the corporate cycle, whether in terms of giving them the product, in terms of marketing the product or anything, sir. आप कंपनीज के लिए कोई भी लाइफ साइकिल के अंदर, कंपनीज की जो भी लाइफ साइकिल है उसके साथ आप अपने आप को कैसे एक समाज सेवा के अंदर आप कैसे उस एक्टिविटी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. लाइक फॉर ए रिटेल चेन which is purchasing near about 80% of his inventory or the women clothing from an NGO where that NGO employs 100% women entrepreneurs, और वो वुमेन को ही हायर करके वुमेन को ही समाज में लेके उसी से ही काम करा रहे. How does it matter to a company? But only thing is that whenever any sale product that they are doing, they are displaying that it is coming from this NGO and I am doing this social purpose in that objective. That's the objective clause, sir.
सो अगेन ग्रीन बॉन्ड या सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है. I will just give you 2-3 examples, sir. We were working with one of the माने वो coal based power plant के लिए अभी we were just trying to raise money, and between a green which is this solar plant, the fundraising difference is this कि sir, in case if I can approach 5 investor, if it is a thermal coal plant or it is a coal plant, I can approach 50 investors which are lined up. As a company, it is not कि मेरे को कोई पैसा कम मिल जा रहा है या मेरे को कोई पैसा आसानी से मिल रहा है या कम ब्याज दर में मिल रहा है, वो नहीं हो रहा है. बट व्हाट इज हैपनिंग इन केस इफ आई एम डूइंग एनी ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव, मेरा दायरा बड़ा हो जाता है. I can approach much more number of investors there. In case like any of the coal plant versus the solar power plant, the investors that you can approach, they are very, very limited. Vis-a-vis, I have got an unlimited type of an investor. Although in case if I am doing any green bond or anything, green bond versus any other bond, I think the rate of interest, ब्याज रेट में कोई फर्क नहीं है, but definitely investor base पे फर्क है. तो मेरा खाली बस एक सिंपल सा एक मापदंड खाली एक ही चीज था कि सर एनजीओज विच पीपल थिंक कि सर एक सामाजिक काम कर रहा हूं मैं एक तरीके से अपना प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा हूं, मैं तो अपना कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे रहा हूं. मेरे को ये लग रहा था कि सर ये उल्टा है. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ, यू शुड स्टार्ट डिमांडिंग. बिकॉज मेरे पास 4 स्टैटिस्टिक्स मेरे ऑफिस वाले ने बना के भेजा. आई विल जस्ट अप्रोक्सीमेटली रीड, it might give some idea. Approximately 83% of NGOs surveyed reported difficulties in securing fund coverage for indirect cost. Indirect cost में उनको रेस करने के लिए, जैसे अतुल जी ने तो एक उन्होंने मिशन ही ले लिया कि हम indirect cost को फंड ही नहीं करेंगे, we will do that. More than half of the NGOs reported having fewer than 3 months of financial resources. 3 महीने का भी हमारे पास में वर्किंग कैपिटल के पैसे नहीं हैं. More than half of the NGOs in whatever that. Half of the surveyed NGOs have not reported any operating surplus in the past 3 years. कुछ भी नहीं आया. Only 18% of the NGOs stated that they invest inadequately in organizational development, because since they don't have that much of money, the organizational development, the manpower development, the entire organization growth, all these are taking hampering. Because why so much of in terms of कि एनजीओ क्यों इतने ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या इतनी ज्यादा क्वालिटी टैलेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वी आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट सो मच, बिकॉज दैट्स अगेन ए फुल टाइम वर्क. इट इज अगेन ए वी रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ पीपल, गुड क्वालिटी पीपल टू कम एंड वर्क इन दैट एनजीओ. हाउ वी कैन इंश्योर दैट कि गुड क्वालिटी टाइप ऑफ एन एनजीओ कैन स्टार्ट वर्किंग in case if we don't try and in case if you don't try to act कि सर हम आपको ये बोल रहे हैं कि सर कि in terms of raising funding, in terms of valuation, in terms of goodwill, in terms of attracting customer, everywhere sir NGOs plays a very important role in creating the value for the corporate. I think so it's now the fair time that the NGOs are rewarded properly for the job that they are doing. They should be treated as an equal partner. It is whatever the company's growth, whatever the company's profitability, sir, it should not be subtly been recognized. It should not be taken that way. How we can make this NGO as a mainstream partner to the corporate in terms of ITC. I belong to Calcutta. I have seen that how much of farmer work that they have done. That's what make the ITC the difference between any other tobacco making company into the start, sir. So there has to be some, only NGOs only need to be aligned themselves कि सर मैं किस corporate को represent करना, depending upon the objective that you have, as everybody was speaking about कि सर what objective you have, वो objective किस corporate के mission objective के साथ में align है या उसके कोई business activity के साथ कहाँ पे align है. If we can identify, and we should try to approach the right corporate for my NGO activity, sir. जो हम लोग फंड रेजिंग के लिए भी वही काम करते हैं कि हमको राइट इन्वेस्टर मिलना चाहिए, राइट कंपनीज मिलनी चाहिए. सर सेम थिंग सर एनजीओ के लिए भी सर प्लीज ट्राई एंड एक्ट एंड स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ओनली. मे बी सर यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और नॉट डिस्ट्रीब्यूट, दैट्स द पीएनएल का तो लास्ट आइटम है ना सर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर पीएनएल के ऊपर वाले लास्ट आइटम प्रॉफिट को छोड़ के ऊपर वाले जो भी आइटम है सर, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक यू आर ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी.
start hiring the best of the talent, start demanding from the corporate कि सर मेरे बदले आपका इतना, मैं आप जाके कॉर्पोरेट को ये प्रेजेंट करिए, if you start donating money to me, I will create this much amount of valuation difference, I will create this much amount of your banking interest difference, I will create this much amount of that. Start quantifying the value that you are giving in terms of money, in terms of fundraising, sir. How you can start doing that, sir? Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Again, truly an extraordinary speaker. A round of applause for all the esteemed guests of honor for the exceptional value addition that they have given us in this world of finance. And now it's time to sum up the day, and who better to call other than Sabharwal sir. Please sum up the day for us, give us the concluding remarks and the vote of thanks. Sabharwal sir, everyone, a huge round of applause. शब्द नहीं है बोलने के लिए। अतुल जी ठीक कह रहे थे कि पिछले कई वर्षों से खाली आर्थिक विषयों पर ही बोलते रहा हूं, और विपिन जी को देखकर हिंदी में बोलने का मन भी आया है। यह सच है विपिन जी कि मैं भी उसी संस्था को बिलोंग करता हूं जहां से आप हैं। मैं 59 वर्ष से 365 दिन का स्वयंसेवक, 59 वर्ष से 365 दिन का स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही कई जो अपने 74 संस्थान है उनमें से 20 में कार्यरत रहा, अलग अलग पदों पर आज कई वर्षों से खाली फाइनेंस की बात ही करते रहना। कल बंबई में था, परसों राजकोट में था। पर हां, विपिन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैंने चुना अपना जीवन। मैं प्रोफेसर ना बनकर मैंने सोशल सर्विस में आने को पसंद किया। विपिन जी, आज आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 71 वर्ष की आयु में मैं आज के आपकी उस बात सुनने के बाद ज्यादा समय सोशल सर्विस में दूंगा और कम समय अपने जो है अतुल जी, आपको भी प्रॉमिस है कि एनवायरमेंट के सेक्टर में मैं तो शायद ज्यादा सहयोग ना कर पाऊं क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है, परंतु कई ऐसे लोगों से मेरा परिचय है जो एनवायरमेंट के सेक्टर में अच्छा काम करते हैं। अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए स्पेशल सेक्रेटरी एनवायरमेंट हाँ जी गर्ग साहब, जो आपके इंस्टीट्यूट में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बेसिकली हैं, कई बार उनसे बात होती रहती है। उनको आप, परवीन गर्ग जी से अच्छी मित्रता होने के कारण उनको आपके साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। संजय गुप्ता जी ने, वैसे तो एक संगम बना हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास प्रेसिडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएमए के पास प्रेसिडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के प्रेसिडेंट ने आना था, पर वो उनके यहाँ क्योंकि अगले साल के इलेक्शंस हो रहे हैं इसलिए नहीं आ पाए। संजय जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से, चाहे अतुल जी का नाम लेते हुए ही, बात को रखा कि कितनी आवश्यकता आज है कि कैसे एनजीओस खाली कार्य ही नहीं करें, बल्कि जैसा अतुल जी ने तो बहुत अच्छी बात पकड़ ली थी, जो संदीप बोल रहा था कि भाई इतना पैसा कहां से जो है आएगा, और तो बहुत अच्छा गाइडेंस आपने दिया कि हमें एक निश्चित रूप से इन दोनों पास्ट प्रेसिडेंट्स को मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि हम आगे भी देखेंगे कि कैसे जो है वो एनजीओ अच्छे रूप से
कार्य कर सकें। ज्योति गदिया जी की क्वालिफिकेशंस तो जितनी उनके परिचय में बताई गई थी शायद मुझे पूरी याद भी नहीं रही होंगी, परंतु आपने एक बड़े अच्छे उदाहरण हमारे सामने रखे कि कैसे एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक में काम करते हैं उनका अगर स्वरूप देखा जाए तो उनको कैसे ज्यादा पैसा जो है वो मिल जाता है। ज्योति गदिया जी के परिचय में संदीप जी आप एक बात कहनी भूल गए, मैं यहां कहना चाहूंगा कि आप जितनी भी कमाई करते हैं उसमें घर का मिनिमम खर्च छोड़कर, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के एमडी हैं जिसके 9 वर्टिकल है और उसमें सिर्फ घर खर्च को छोड़कर बाकी आपका सारी इनकम एक एनजीओ को जाती है। ऐसा ही है ना? एनजीओ का नाम आप ही बता दें। मैं औरबिंदो आश्रम से जो जुड़ा हुआ हूँ, हमारी कंपनी का लोगो भी श्री औरबिंदो आश्रम ने ही, वो लोगो का आश्रम ने ही मेरे को अलाउ किया था कि मेरी कंपनी का लोगो औरबिंदो आश्रम का मैं यूज कर सकता हूँ। और ये कंपनी रिसर्जेंट इंडिया का नाम भी मेरे गुरुजी ने दिया था कि सर कि वी शुड ऑल वर्क फॉर द रिसर्जेंस ऑफ इंडिया सर। तो यही ऐसे 3 सीनियर प्रोफेशनल और एक ऐसे व्यक्ति जिसने प्रोफेशन ना चुनकर सामाजिक क्षेत्र में जाने को चुना, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहेगा। आरसी गुप्ता जी ने पहले सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से किस वक्ता ने कैसी बात कही थी उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था। तो मैं अपने पहले सेशन में जिस बात से शुरुआत की थी कि भाई इन्वेस्ट करना शुरू करो, यंग एज में करना शुरू करो तभी बड़े आदमी बनोगे, आज इन सब को सुनने के बाद मैं उसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूं कि इन्वेस्ट तो करो ही करो, इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान जो है सामाजिक कार्यों में भी साथ में लगाओ। संजय जी की एक बात जो मैं कहनी भूल गया, बहुत बड़ी बात, एक बात ये कह गए कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट को पहली महिला प्रेसिडेंट जल्दी मिलने वाली। आज समाज के एक कॉन्सेप्ट दिमाग में एक प्रोफेशनल के कितना आता है कि वो बराबरी का हिस्सा दूसरों को भी मिले। तो सब पैनलिस्ट को साधुवाद करते हुए और आप सब लोगों को भी दिल से धन्यवाद कि आप आए। हाँ, अफसोस इस बात का जरूर है, संदीप को मैं कह भी रहा था कि भाई ऐसे 2 सेशनों को क्लब नहीं किया करो। स्पीकर इस सेशन में ज्यादा अच्छे थे जबकि आप लोगों की प्रेजेंस पिछले सेशन में ज्यादा थी। हाँ, ज्योति गदिया जी ने एक बात और बताई थी, आपने एक बात कही एसएमई फंडिंग पर, संदीप जी ने 19 तारीख को 19 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी आ रहे हैं और एनएससी के नंबर 2, बीएससी के नंबर 2, और जिसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर भी श्री राम जी जो एनएससी के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो बोलने वाले हैं। तो प्रोग्राम की डिटेल बाद में ज्योति गदिया जी के थ्रू या संदीप जी के थ्रू मिल जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली मेरिडियन में होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भी उसमें रहेंगे। तो जो विषय संदीप ने रखा कि हम अगले महीने अपना कार्यक्रम जिस विषय पे करना चाहते हैं वो कार्यक्रम एक आईएफसीआई और रिसर्जेंट के सौजन्य से 19 जनवरी को मोस्ट प्रॉबली मेरिडियन में होना तय हुआ। फिर से सब मंच पर उपस्थित लोगों का और आप सब लोगों का आभार।
और विशेष आभार अतुल जी का, जिसने मेरा थोड़ा सा जीवन आज बदल दिया कि मैं सोशल कार्यों में आज के बाद ज्यादा समय दूं। Perfectly summed up. Let's have a huge round of applause for this whole day, for this whole day itself. Now I guess it's time to have a picture. I would request everyone to rise. I request Sandeep sir, Madhuri ma'am to please come up on the stage for the group picture. नीचे खड़े होके ले रहे, नीचे लेंगे। सर आप दो बोला जी आपको उससे जल्दी आना चाहिए। जीवन सर, जीवन सर इस साइड। Now it's time for felicitation, and for which I will request all our dignitaries to please come in front of the dais. I request all the honorable dignitaries to please come in front of the dais for the felicitation ceremony. So please come in. मैं अतुल जी का खास धन्यवाद कि पंजाब में आज We would start the felicitation by felicitating Ms. Mamta Kapila, Associate Vice President at Multi Commodity Exchange of India Limited, हो चुका भाई, MCX. ये पिछला वाला था भाई। अभी का देखो, ये पिछले से। ममता मैम ग्रेटर नोएडा से आएंगी, चली गई। Okay. The name was similar, so I got confused. Apologies. We'll start the felicitation by felicitating C. Vipin Agrawal sir, and I would request Madhuri Kashyap ma'am to please come forward to felicitate Vipin Agrawal sir. A huge round of applause. Next we would be felicitating our guest of honor Bipin Kumar ji. I request Sanjay Gupta sir, Atul Gupta sir to please step forward for the felicitation. Our honorable guest of honor Bipin Kumar ji. Next up, our esteemed speaker Jyoti Prakash Garia sir. Once again, I would request Sanjay Gupta sir and Atul Gupta sir to please felicitate our guest of honor Jyoti Prakash Garia sir. Next, we would like to felicitate Atul Gupta sir, for which I would request Vinod Agrawal sir, General Manager at ONGC Videsh in the finance area, and Saurabh Srivastava sir to please come forward and felicitate our guest of honor, Atul Gupta sir. Now we would be felicitating Sanjay Gupta sir, for which I would request SK Sinha sir, CGM at GAIL India, and Kamal Nath Thakur sir from NTPC to please come forward and facilitate our guest of honor, Sanjay Gupta sir. And now I would like to felicitate our father of the International Level Chamber of Commerce,
the godfather of Sandeep sir, none other than V.K. Sabharwal sir. हो गया Take a shot. हो तो गया था पहले। सर फिर से सर बनता है आपका। A round of applause, a round of applause. We have a few NGOs to felicitate and appreciate them for their hard work and their extension of help to the government. So I request all the volunteers from the NGOs to please step forward. I would like to call their names. The first NGO is Vikara, the Voice of Change Foundation. Vikara, the Voice of Change Foundation. जिसने एक एनजीओ बनाई वो बाकी एनजीओ वालों को देगा ना। Yashasvi Charitable Trust. Yashasvi Charitable Trust. I would request volunteers from Yashasvi Charitable Trust. भाई वो चले गए तो और उनके बिहार पे ले लो, जल्दी बुलाना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, भी कोई आपके किसी का नाम ले दो वो ले लेंगे उनके बिहार पे। Next we have Make Mission Foundation. Make Mission Foundation, volunteers from Make Mission Foundation. Volunteers from IEFCI Foundation. IEFCI Foundation. Volunteers from WLCF Foundation. Samarth Empowering Minds Association. Green Pencil Foundation India. Green Pencil Foundation India. I would request the whole team of Green Pencil Foundation and request everyone to please cheer them up with a huge round of applause. An NGO doing incredible amount of work when it comes to upliftment of the lower sections of the society. Green Pencil Foundation. Revanche Foundation. Rewash Foundation or Revanche Foundation? Rewash Foundation. A round of applause for Rewash Foundation. GNIM Foundation. Volunteers from GNIM Foundation. Volunteers from MAIT Foundation. Volunteers from Sat Sahib Jan Jeevan and Gram Vikas Bahudeshiya Foundation. Volunteers from Baldev Raj Kapoor Foundation. We have the volunteers from Baldev Raj Kapoor Foundation. Volunteers from ONC Healthcare International Private Limited. Volunteers from Professor Ishan Ahmed Jamia Hamdard. Volunteers from Professor Ishan Ahmed Jamia Hamdard. Society of Digital Entrepreneurs, SODS. Society of Digital Entrepreneurs, SODS. Kripalu Care Foundation. Kripalu Care Foundation.
We would like to felicitate Aman Kumar. Aman Kumar. A huge round of applause for Aman Kumar. We would also like to felicitate Dinesh Chand Meena, Parameshwari Dayal, Aarti Kumar to please come up for the felicitation. With that, we come to an end to this beautiful day and the seminar. I thank everyone being the host of this session for being such patient listeners, but we can't leave without having a group picture. I request all our audience members, all our dignitaries, all our special guests of honors to please come forward for a group picture. पीछे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ आप लोग, आ जाओ जल्दी। और स्नैक्स के लिए आउटसाइड। Snacks are served outside in the lawn. So after the group picture, we can move on for having some snacks. आ जाइए जल्दी। आ जाओ आप लोग, पीछे आ जाओ, थोड़ा साइड पास आ जाओ। प्रेसिडेंट साहिबा आगे आओ, अनाउंस हो गया है। आप उधर कैमरा की तरफ से, आप लोग कैमरा की तरफ पीछे आ जाओ। बोर्ड रूम में सबको ले जाओ, लाइन में। Snacks are served outside in the lawn. I request everyone to move to the lawn for having some snacks. Thank you so much, everyone.